अब इंडिया में ही बनेगा जेट इंजन। रिलायंस और रोल्स रॉयस ने इसके लिए हाथ मिला लिया है। क्या ये डील इंडिया को डिफेंस इंजन इंपोर्ट करने से हमेशा के लिए आजाद कर देगी? दूसरी तरफ इंडिपेंडेंस डे पर दिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के 100 गीगावाट न्यूक्लियर टारगेट से 3 स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के रेडार पर आ गए हैं, BHEL, MTR टेक्नोलॉजी और वालचंद नगर। क्या ये न्यूक्लियर बूम आपके पोर्टफोलियो को भी फायदा दे सकता है? तीसरी स्टोरी में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर FDA का बड़ा एक्शन। विमल इलायची के एड को लेकर एक्टर्स को शो कॉज नोटिस क्यों दिया गया है? और एंड में होगी ट्रेंडिंग न्यूज। यस बैंक सालों बाद बॉन्ड मार्केट में वापस आ रहा है, लेकिन जिस बैंक के 8,000 करोड़ के AT1 बॉन्ड्स जीरो हो गए थे, क्या उस पर इन्वेस्टर्स दोबारा से भरोसा करेंगे? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे। अगर आप डेली एक्शनेबल मार्केट ब्रेकडाउन्स चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस ने इंडिया के नए स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक इंडिजिनियस यानी कि स्वदेशी जेट इंजन बनाने के लिए हाथ मिलाया है। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ये अभी के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट और प्रपोजल है। आगे चलकर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्ट कौन से बाइंडिंग अग्रीमेंट्स में कन्वर्ट होता है वो देखना अभी बाकी है। बट अगर ये आगे बढ़ता है तो इसका प्लान सिर्फ किसी बाहर से बने फॉरेन इंजन को इंडिया में लाकर जोड़ने या असेंबल करने तक लिमिटेड नहीं है। प्रपोजल ये है कि इंजन का डिजाइन बनाने से लेकर उसकी टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म रिपेयर्स सब कुछ इंडिया के अंदर ही होगा। यहां तक कि इंडिया में एक डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में हमारे जेट इंजन टेक्नोलॉजी का मेन सेंटर बन जाएगा। देखिए, इंडिया ने अब तक तेजस जैसे अपने खुद के फाइटर जेट्स बनाने में जबरदस्त सक्सेस हासिल की है और अब AMCA पर भी काम चल रहा है। लेकिन सच यहां पर यह है कि इन प्लेन्स का सबसे मेन पार्ट यानी कि इनके इंजन्स के लिए हम अभी भी दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। जैसे तेजस में अमेरिका की GE एरोस्पेस के इंजन्स लगते हैं और AMCA के शुरुआती मॉडल्स में भी विदेशी इंजन्स ही लगने वाले थे। और इंजन कोई आम पार्ट होता भी नहीं है, वो ये डिसाइड करता है कि प्लेन कितनी तेजी से उड़ेगा, कितनी दूर तक जा सकता है, कितना वजन या फिर वेपन्स उठा सकता है और उसके ऑन बोर्ड सिस्टम्स को कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अभी हाल ही में GE के इंजन्स आने में लेट हो गए थे, जिससे कि तेजस की प्रोडक्शन स्पीड पर सीधा असर पड़ा था। यही वजह है कि इंजन के मामले में अपने पैरों पर खड़ा होना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। AMCA इंडिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी एक ऐसा एडवांस प्लेन जो दुश्मन के रेडार पर आसानी से नहीं आता और दुश्मन पर बिना देखे अटैक भी कर सकता है। मई 2025 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस प्रोजेक्ट्स में शामिल करने के रूल्स को अप्रूव किया था और रिलायंस रोल्स रॉयस की ये पार्टनरशिप उसी का नतीजा है। रिलायंस यहां पर अपना पैसा और साथ ही बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेकर आएगा, जबकि रोल्स रॉयस के पास जेट इंजन्स बनाने का दशकों पुराना, डेकेड्स पुराना एक्सपीरियंस है। लेकिन यहां पर एक सिंपल फर्क भी समझना जरूरी है, मैकेनिक बनना वर्सेस मालिक बनना। किसी विदेशी डिजाइन के इंजन को इंडिया में असेंबल करके हम इंपोर्ट बिल तो कम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका मेन ब्लूप्रिंट, डिजाइन और सॉफ्टवेयर कोड के लिए अगर हम किसी फॉरेन कंपनी पर ही डिपेंडेंट रहे तो इसे पूरी आजादी हम नहीं कह सकते। हमारा असली गोल खुद उस टेक्नोलॉजी का मालिक बनना है। अब देखते हैं कि रिलायंस के लिए इसका क्या मतलब है। 3 पॉइंट्स वर्थ हाईलाइटिंग। फर्स्ट, एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम में डोमिनेंस के बाद रिलायंस के लिए ये एंट्री उनके पोर्टफोलियो को हाई मार्जिन, फ्यूचरिस्टिक डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिफाई करती है। सेकंड बात, रिलायंस अपना मैसिव बैलेंस शीट, कैपिटल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में लाने वाला है, जो कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में पहली बार इतने बड़े स्केल पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अनलॉक करेगा। थर्ड बात, जेट इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मल्टी डेकेडल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी कि MRO सर्विसेज से रिलायंस के लिए एक एक्सट्रीमली स्टिकी और हाईली प्रॉफिटेबल रेवेन्यू स्ट्रीम भी क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल अगर ये पार्टनरशिप सही से एग्जीक्यूट होती है तो ये इंडिया को सिर्फ फॉरेन पार्ट्स असेंबल करने वाले देश से निकालकर फटाफट से जेट इंजन एक्सपोर्ट करने वाले ग्लोबल लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के आने से हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स फास्ट रेडी हो पाएंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।
दूसरी स्टोरी में इंडिया को अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को करंट इंस्टॉल्ड 8.78 गीगावाट से 2047 तक 100 गीगावाट तक लेकर जाना है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में भी रीट्रेट किया है। ऐसे में सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेटर्स ही नहीं, बट रिएक्टर्स बनाने के लिए टर्बाइंस, जनरेटर्स, स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स, हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और प्रिसिशन मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज को भी फायदा हो सकता है। और यहीं से 3 लिस्टेड कंपनीज BHEL, MTAR टेक्नोलॉजीज और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पहले हम बात करते हैं BHEL की। बिजनेस न्यूक्लियर के अलावा थर्मल पावर, ट्रांसमिशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रो और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैसे मल्टीपल सेगमेंट्स में है। Q1 FY27 के एंड में BHEL का टोटल ऑर्डर बुक 2.6 लाख करोड़ रुपीस था, जो ईयर ऑन ईयर 27% ग्रो हुआ था। इस टोटल ऑर्डर बुक में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर ऑर्डर्स शामिल थे और Q1 FY27 में कंपनी का रेवेन्यू 7,698 करोड़ रुपीस था, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,487 करोड़ रुपीस था और कंपनी ने पिछले साल के 455 करोड़ रुपीस के लॉस के मुकाबले इस क्वार्टर में अराउंड 382 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो BHEL के केस में न्यूक्लियर स्टोरी के साथ साथ एक एग्जिस्टिंग डाइवर्सिफाइड बिजनेस और लार्ज ऑर्डर बुक भी साथ में आती है। दूसरी तरफ MTAR टेक्नोलॉजीज स्पेशलाइज्ड प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को बनाती है, जिनका यूज सिविल न्यूक्लियर पावर, एरोस्पेस, डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में होता है। Q1 FY27 में MTAR का रेवेन्यू 361 करोड़ रुपीस था, जो कि पिछले साल के 157 करोड़ रुपीस से 130% ज्यादा है। एबिटा भी 28 करोड़ रुपीस से बढ़कर 85 करोड़ रुपीस हो गया और प्रॉफिट 11 करोड़ रुपीस से बढ़कर 50 करोड़ रुपीस हो गया। कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक Q1 के एंड में 5,143 करोड़ रुपीस पे था। न्यूक्लियर साइड पर कंपनी काइगा 5 और 6 रिएक्टर रिफर्बिशमेंट और माही बंसवाड़ा जैसे प्रोजेक्ट्स को पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में देख रही है। तीसरी कंपनी पर आते हैं, जो कि वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कनेक्शन काफी पुराना रहा है। कंपनी ने कलपक्कम के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए सोडियम पाइपिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया था, बट कंपनी का जो स्केल अभी है वो काफी छोटा है। Q1 FY27 में रेवेन्यू 91 करोड़ रुपीस था, जो एक साल पहले 49 करोड़ रुपीस था। एबिटा 2 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ रुपीस हुआ और कंपनी ने 1.2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 10 करोड़ रुपए का लॉस था। तो यहां पर बॉटम लाइन ये है कि इंडिया का न्यूक्लियर एक्सपेंशन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और BHEL, MTAR टेक्नोलॉजीज और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टॉक्स हैं वो अलग अलग तरीके से इस थीम को प्ले कर रहे हैं। अब देखना यहां पर यह होगा कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी और प्लान्स कितने जल्दी एक्चुअल ऑर्डर्स में कन्वर्ट होते हैं और वो ऑर्डर्स कितने एफिशिएंटली अर्निंग्स में बदलते हैं। आप कौन सा न्यूक्लियर रिलेटेड स्टॉक ट्रैक या फिर ओन करते हैं, मुझे बताइए कमेंट्स में। तीसरी स्टोरी आती है ब्रांडिंग और लॉ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन से। महाराष्ट्र FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है, ये कहकर कि उनका विमल इलायची वाला जो एड है वो एक्चुअली पान मसाला या टोबैको प्रोडक्ट्स का इनडायरेक्ट या कह सकते हैं सरोगेट प्रमोशन है। अब देखिए, टेक्निकली ये एडवर्टाइजमेंट विमल इलायची का है, लेकिन FDA को प्रॉब्लम विमल ब्रांड नेम से है। FDA का ये कहना है कि महाराष्ट्र में विमल नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले पान मसाला आता है। तो रेगुलेटर अब ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि क्या ये एड सच में एक नॉर्मल इलायची को प्रमोट कर रहा है या फिर चालाकी से विमल पान मसाला की ब्रांड आइडेंटिटी को लोगों के दिमाग में रीइंफोर्स कर रहा है। इसी इंक्वायरी के अंदर FDA ने तीनों एक्टर्स से उनके एंडोर्समेंट एग्रीमेंट्स, कैंपेन ब्रीफ्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, पेमेंट स्ट्रक्चर्स और उनकी एजेंसी ने एड साइन करने से पहले क्या ड्यू डिलिजेंस की थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं। साथ ही उन्हें इस एड कैंपेन से इमीडिएटली अपना एसोसिएशन तोड़ने का डायरेक्शन भी दिया गया है। फूड सेफ्टी एक्ट के रूल्स के मुताबिक ऐसे सरोगेट ब्रांडिंग पर इंडोर्सर्स पर 10 लाख से 50 लाख रुपीस तक की पेनल्टी लग सकती है और रिपीटेड वायलेशन पर कुछ टाइम के लिए एंडोर्समेंट्स करने पर बैन भी लग सकता है। यह एक्शन 13 जुलाई के महाराष्ट्र फूड सेफ्टी कमिश्नर के 1 ईयर टोबैको प्रोहिबिशन ऑर्डर के बैकड्रॉप में आया है। इस पूरे केस के जो रैमिफिकेशंस हैं वो एक्चुअली इन 3 सुपरस्टार्स तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे एडवर्टाइजिंग और कॉर्पोरेट इकोसिस्टम को भी इंपैक्ट करता है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट, पान मसाला फर्म्स काफी टाइम से नॉन टोबैको वेरिएंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल विमल इलायची को एक लीगल शील्ड की तरह यूज करती आई हैं ताकि वो अपना मेन कॉर्पोरेट ब्रांड प्रमोट कर सके। अगर सरोगेट एडवर्टाइजिंग पर रेगुलेटरी एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होता है तो उनका प्राइमरी मार्केटिंग चैनल ही बंद हो जाएगा। इससे इस मल्टी 1000 करोड़ FMCG पान मसाला इकोसिस्टम के मार्जिन्स पर डायरेक्ट थ्रेट आ सकता है। सेकंड,
पान मसाला ब्रांड्स प्राइम टाइम टीवी, मेजर स्पोर्ट्स लीग्स जैसे कि आईपीएल और डिजिटल मीडिया पर एड स्पेंड का एक मैसिव शेयर होल्ड करते हैं। रेगुलेटरी क्रैकडाउन से ब्रॉडकास्टर्स का एड रेवेन्यू घटेगा और हाई पेइंग सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट डील्स भी ड्रास्टिकली कम हो सकती हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फूड सेफ्टी लॉज के अंडर इस बढ़ती स्क्रूटनी से मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यानी कि ईएसजी कंप्लायंस रिस्क भी बढ़ सकते हैं। साथ ही ये अल्कोहल और रियल मनी गेमिंग जैसे दूसरे रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स में भी चलने वाले सरोगेट एड्स के खिलाफ भी एक बड़ा लीगल प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। क्या आपको लगता है कि पान मसाला ब्रांड्स के सरोगेट एड्स पर पूरी तरीके से बैन लग जाना चाहिए या सेलिब्रिटीज को इन कैंपेन से खुद ही दूर रहना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। यस बैंक का बॉन्ड मार्केट में कमबैक सिर्फ फंड रेजिंग की स्टोरी नहीं है, ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट होने वाला है। 2020 के क्राइसिस के दौरान यस बैंक के 81 बॉन्ड्स का राइट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर शॉक था। अब बैंक का बॉन्ड मार्केट में वापस आना यह दिखाता है कि लेंडर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के सामने अपनी क्रेडिट वर्दिनेस और क्रेडिबिलिटी रीबिल्ड करने की पोजीशन में है। अगर यस बैंक सक्सेसफुली बॉन्ड मार्केट से फंड्स रेज कर लेता है तो उसे फंडिंग के लिए एक एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। बट इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर असली सवाल यह है कि क्या यस बैंक ने अपने ट्रबल्ड पास से जेन्युइनली कमबैक कर लिया है? यस बैंक के 81 क्राइसिस और इस बॉन्ड मार्केट कमबैक का डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट में लिखिए यस बैंक एंड वी विल कवर इट हियर। तो बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.